ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जनरल अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 18। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 18 है। यहाँ पे लिखा है ऑन 14/3/2019 सम ऑफ द स्टॉक ऑफ बैड लक लिमिटेड वाज बर्न्ट ड्यू टू फायर। ये डेट ऑफ फायर है 14/3/19। तो मैं ये आंसर में लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर 14/3/2019, 14 मार्च 2019। आगे, और ये कंपनी का नाम है बैड लक लिमिटेड। द सम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक इज ₹10,000। मतलब आप बोल सकते हो सम अश्योर्ड या अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज 10,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम अश्योर्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी और सम assured equal to 10,000। 10,000 रुपीज ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है 10,000। आगे फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्टॉक ऑफ ₹2,000 हैज बीन सेव्ड फ्रॉम फायर। 2,000 रुपए का गुड सेव्ड बोल सकते हो आप, या गुड सेल्वेज बोल सकते हो 2,000। गुड सेव्ड और सेल्वेज्ड 2,000, ये भी मैं आंसर में लिख देता हूँ। गुड सेव्ड और सेल्वेज्ड इक्वल टू 2,000। जैसा ये क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे एवरेज लॉस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी दिया हुआ है तो गुड सेव्ड भी दिया हुआ है। एवरेज लॉस की दो कंडीशन होती है, एक थोड़ा गुड सेव्ड होना चाहिए, थोड़ा डिस्ट्रॉयड, दूसरा अंडर इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जब एवरेज लॉस आएगा तब बताऊंगा, अभी नहीं, वो लास्ट में आएगा। आगे फिर आपको लिखा हुआ है the records saved from the fire provide the following details as per last balance sheet on 31/12/2018। तो ये 31/12/2018 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस 20,000, क्रेडिटर्स 4,000, डेटर्स 5,000। ये क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर में डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब एक डेटर्स बनाना पड़ेगा, एक क्रेडिटर्स बनाना पड़ेगा, और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साल का? सिर्फ फायर वाले साल का, 2019 का। तो ये जो स्टॉक है ये 31 दिसंबर 2018 का क्लोथिंग स्टॉक है। तो 31 दिसंबर का जो क्लोथिंग स्टॉक होगा 31 दिसंबर 18 का, वो 11/19 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो मैंने अकाउंट्स ड्रॉ करके रखे हैं सारे। मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाया है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है। मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ये डेटर्स अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये क्रेडिटर्स अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, ये कैश एंड बैंक का ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में नाम यहाँ पे हो जाएगा बैड लक लिमिटेड, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बैड लक लिमिटेड हो जाएगा। और ये फॉर द ईयर नहीं आएगा, ये आएगा फॉर द पीरियड फ्रॉम, ये आएगा फॉर द period from 1/1/2019 to for the period from 1/1/19 तो जिस दिन फायर हुआ, फायर की डेट थी मेरे हिसाब से 14 मार्च 2019। फिर भी मैं फायर की डेट एक बार चेक करूंगा। फायर की डेट कौन सी थी? ये रहा 14 मार्च 19। ठीक है, तो फ्रॉम 1/1/19 टू 14 मार्च 19 ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो 31 दिसंबर 18 का क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ था वो 20,000 है। तो अगर ये 2018 का क्लोथिंग स्टॉक है, मतलब 2019 का ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा 20,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड 20,000 टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20,000। 18 का क्लोथिंग स्टॉक मतलब 19 का ओपनिंग स्टॉक। फिर हमको डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस भी दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 4,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5,000। तो क्रेडिटर्स 4,000। क्रेडिटर्स जो है हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटीज जो भी होती है उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और उसको क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये क्रेडिटर्स का
ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा क्योंकि डेटर्स हमारा एसेट होता है, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, एसेट मतलब डेबिट साइड। आगे ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। फिर ये लिखा हुआ है ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग 1119 to 14319 वर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 32,500। 32,500 हमको कैश मिला डेटर्स से, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू डेटर्स, तो कैश में होगा डेबिट और डेटर्स में होगा क्रेडिट 32,500। तो कैश में करेंगे डेबिट, कैश में डेबिट 32,500 टू डेटर्स अकाउंट, कैश में करेंगे डेबिट और डेटर्स में करेंगे क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 32,500 बाय कैश अकाउंट, तो कैश में कर दिया डेबिट और डेटर्स में कर दिया क्रेडिट, कैश टू डेटर्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स 500। ये जो डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स है 500, ये डेबिट होता है पीएनएल में। अब पीएनएल अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाने की जरूरत भी नहीं है। पीएनएल में ये डेबिट होगा और डेटर्स में क्रेडिट होगा 500। डेटर्स में क्रेडिट साइड पे 500 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। पीएनएल में डेबिट, डेटर्स में क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड 500। ये हम क्यों बना रहे हैं डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। फिर इसके बाद लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 800 रुपए, मतलब ये हुआ हमारा सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 800। ये कहाँ पे आएगा, सुनना ध्यान से, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स का एक फॉर्मेट होता है बाय सेल्स, इसका एक फॉर्मेट होता है बाय सेल्स का, बाय सेल्स। उसके नीचे आएगा सबसे पहले कैश सेल्स, उसके नीचे आएगा क्रेडिट सेल, मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों प्लस हो जाते हैं। फिर इन दोनों को प्लस करके आएगा टोटल सेल, इन दोनों को प्लस करके आएगा टोटल सेल। उसके नीचे आएगा लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। पहले कैश सेल आता है, क्रेडिट सेल आता है, दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल सेल आता है। टोटल सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो आउटर कॉलम में आता है नेट सेल्स। टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो आउटर कॉलम में नेट सेल आता है। पहले कैश सेल पे क्रेडिट सेल पे टोटल सेल, लेस सेल्स रिटर्न, तो आउटर कॉलम में आएगा नेट सेल। अब सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 800, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अमाउंट, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ ये सेल्स रिटर्न कितना था। सेल्स रिटर्न ये रहा 800, सही है। ये जो सेल्स रिटर्न है 800, इसका एक इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल में माइनस 800, एक इफेक्ट। अब दिमाग लगाओ, ये हुआ क्रेडिट में माइनस, क्रेडिट में माइनस मतलब डेबिट। ये 800 रुपए क्रेडिट में दे माइनस हुआ, मतलब ये 800 रुपए डेबिट हुआ। यहाँ पे हुआ डेबिट तो डेटर्स में होगा क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 800 रुपए, क्या लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 800 रुपए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री होती है इसकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न डेबिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से माइनस, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स हो जाएगा क्रेडिट। आगे सेल्स रिटर्न हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर्स 47,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 47,000, तो कैश में हो जाएगा क्रेडिट, कैश में हो जाएगा क्रेडिट और क्रेडिटर्स में हो जाएगा डेबिट। 47,000 कैश पेड टू क्रेडिटर्स, 47,000 कैश में हो जाएगा क्रेडिट, कैश में हो जाएगा क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश गोज आउट, और क्रेडिटर्स में हो जाएगा डेबिट। ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स में डेबिट 47,000, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट या कैश एंड बैंक अकाउंट भी चलेगा। क्रेडिटर्स टू कैश 47,000। आगे
फिर क्या लिखा हुआ है, फिर आपको लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 1500 रुपए, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स में डेबिट होगा। 1500 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये हमारी इनकम होती है, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट, पीएनएल में होगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स में होगा डेबिट 1500 रुपए, तो क्रेडिटर्स में डेबिट करते हैं, ये क्रेडिटर्स में डेबिट 1500 तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 क्रेडिटर्स में डेबिट, पीएनएल में क्रेडिट, पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे फिर आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स 1100, मतलब परचेज रिटर्न, ये 1100 परचेज रिटर्न है, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स 1100। आगे गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स मतलब ये परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न के दो इफेक्ट कैसे होते हैं देखो, 1100 परचेज रिटर्न के दो इफेक्ट्स, जैसा सेम पर सेल का फॉर्मेट लिखा है क्रेडिट साइड पे, वैसा सेम परचेज का फॉर्मेट होता है डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू परचेज, उसके नीचे सबसे पहले आएगा कैश परचेज, उसके नीचे आएगा क्रेडिट परचेज, उसके नीचे आएगा टोटल परचेज, फिर टोटल परचेज में दे लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हम लोग माइनस कर देंगे 1100, बाकी जो बचा वो आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में जो आएगा उसको बोलेंगे नेट परचेज, ठीक है। ये 1100 परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स में होगा डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न हुआ क्रेडिट, क्रेडिट कैसे हुआ, डेबिट में दे माइनस, डेबिट में दे माइनस मतलब क्रेडिट हुआ, तो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स में डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट हमने बनाया, क्रेडिटर्स में डेबिट हो जाएगा 1100, क्रेडिटर्स में डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, यहाँ पे हो गया क्रेडिटर्स में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में माइनस मतलब क्रेडिट। आगे परचेज रिटर्न के बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सेल्स इन कैश 52,000 कैश सेल्स, तो कैश में होगा डेबिट, कैश में होगा डेबिट 52,000 टू सेल्स, कैश में होगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, कैश में डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, कैश सेल 52,000, कैश में डेबिट ट्रेडिंग में क्रेडिट। आगे फिर कैश सेल के बाद क्या दिया है, कैश सेल के बाद आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स एट कॉस्ट प्राइस गिवन टू फेमाइन रिलीफ फंड 1000, मतलब आप बोल सकते हो गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज डोनेशन 1000, ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मैंने नहीं बनाया है, उसकी जरूरत भी नहीं है, डेबिट होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट कैसे होगा, क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में माइनस 1000, मतलब ये GGOTS है 1000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ये जो परचेज है इस परचेज में हो जाएगा लेस गुड्स गिवन एज डोनेशन या चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशन या चैरिटी 1000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1000, ठीक है। ये नेट परचेज में मिटा देता हूँ और ये वाली अंडरलाइन जो है वो भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। परचेज रिटर्न भी यहाँ पे माइनस होगा और गुड्स गिवन एज डोनेशन भी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ये गुड्स गिवन एज डोनेशन डेबिट कहाँ पे होगा, सॉरी डेबिट कहाँ पे होगा पीएनएल में, और क्रेडिट कहाँ पे होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में दे माइनस गुड्स गिवन एज डोनेशन, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस, एक क्रेडिट हो गया, तो डेबिट होगा पीएनएल में और क्रेडिट होगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में डेबिट में दे माइनस मतलब क्रेडिट होता है। आगे हम लोग 11th में इसकी जर्नल एंट्री करते थे, गुड्स गिवन एज डोनेशन की जर्नल एंट्री, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। आगे अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए 14 मार्च के, द बैलेंस ऑन 14 मार्च, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 9100,
डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं डेटर्स अकाउंट में जाऊंगा, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 9100 बाय बैलेंस सीएफ, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 9100, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब डेटर्स है ना बेटा हमारा एसेट होता है, और जो भी एसेट होता है ना, एसेट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो 5000 ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट किया था, 9100 क्लोजिंग बैलेंस हमने क्रेडिट किया। ये 9100 का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, वो भी हमने बनाई नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है 9100। फिर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10900, 10900, तो क्रेडिटर्स में हो जाएगा ये डेबिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे 10900, इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 10900, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 10900। अब ये क्रेडिटर्स जो है ये हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ये 10900, ये 10900 यहाँ पे होगा डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे इसका दूसरा इफेक्ट। क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बनाई नहीं है, ठीक है, वो बनाने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट पॉइंट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। मैंने थियरी वाले पेज में भी कन्वर्जन बताया कि 25% ऑन कॉस्ट हमारे काम का नहीं है, हम इसको ऑन सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 25% ऑन कॉस्ट मतलब सेल्स पे कितना परसेंट, 20%। और मैंने रूल्स में थियरी में इसका वीडियो लेक्चर बनाया है। तो 25% ऑन कॉस्ट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रेडिंग अकाउंट में काम आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट काम आएगा डेबिट साइड पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब ये जो नेट सेल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितना भी नेट सेल आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आउटर कॉलम, जितना भी नेट सेल आएगा उसका 20% हम प्रॉफिट निकालेंगे ऑन नेट सेल, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब नेट सेल चाहिए तो उसके लिए टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए तो उसके लिए आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिट सेल कहां से मिलेगा, डेटर्स में, ठीक है। एक क्रेडिट सेल आएगा फिर टोटल सेल आएगा, टोटल सेल में 800 रुपए माइनस करेंगे तो नेट सेल आएगा, फिर जो नेट सेल आएगा उस पर 20% ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा ऑन डेट ऑफ हायर। वो सब धीरे धीरे मैं बैलेंसिंग बताऊंगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे और क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। ये जो अमाउंट्स है 10,000 और 2,000, ये लास्ट में जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे उसमें ये काम आएगा 10,000 और 2,000, अभी नहीं। अभी पहले डेटर्स अकाउंट टैली करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट का टोटल है 32,500 और 500 33,000, 33,000 और 9,900, ये होता है 42,900। 42,900 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल 5,000 है। अब ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे, तो 42,900 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 37,900। ये जो डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आया ये है हमारा क्रेडिट सेल, मतलब इतने रुपए का माल गुड्स हमने उधार पे बेचा होगा डेटर्स को 37,900, 37,900 हमने क्रेडिट सेल किया डेटर्स को, इतना माल उधार पे बेचा, यहाँ पे हो गया डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट 37,900। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे 37,900, ये हमारा क्रेडिट सेल है 37,900। कहां से फाइंड आउट हुआ, डेटर्स में थे। अब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस कर दो, मतलब 52,000 और 37,900, 52,000 और 37,900 दोनों को प्लस कर दोगे तो 89,900, 89,900 में दे जो सेल्स रिटर्न है 800 वो माइनस कर दो, तो 89,900 माइनस 800 सेल्स रिटर्न, तो हमारा नेट सेल आ जाएगा 89,100। ये जो नेट सेल आया 89,100, इस 89,100 पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 20% ऑन सेल्स। 89,100 जो हमारा नेट सेल आया 89,100 उसको मल्टीप्लाई बाय 20
डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 89,100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 17820, 17820। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट सेल हो गया। अब हमारा जो डेटास अकाउंट था वो टैली हो गया। डेटास में सेल आया, सेल को लेके गया ट्रेडिंग में, वहां से नेट सेल आ गया, नेट सेल पे जीपी आ गया। अब क्रेडिटर्स, जैसे डेटास में हमने क्रेडिट सेल फाइंड आउट किया, उसी तरह क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेज फाइंड आउट होगा। तो ये हमारा डेबिट का टोटल, डेबिट में 47,000, 1,500, 1,100, 10,900, तो डेबिट का टोटल है 60,500, क्रेडिट का टोटल है 4,000। अब 60,500 में 4,000 माइनस कर देंगे, बाकी आएगा 56,500। डेबिट में है 60,500, क्रेडिट में है 4,000, तो डिफरेंस आएगा 56,500। इसको हम बोलेंगे बाय क्रेडिट परचेज, मतलब इतने रुपए का माल हमने अपने क्रेडिटर्स से उधार पे खरीदा होगा। क्रेडिट परचेज 56,500, यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट 56,500, 56,500। ये हमारा क्रेडिट परचेज कहां से फाइंड आउट हुआ? क्रेडिटर्स में थे। क्रेडिट परचेज, सॉरी कैश परचेज नहीं दिया हुआ है, कैश परचेज नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे जीरो। कैश परचेज नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे जीरो। अब कैश परचेज जीरो, क्रेडिट परचेज 56,500, इन दोनों को प्लस कर दें, जीरो और 56,500, टोटल 56,500। इसमें 1,100 परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, तो 56,500 में 1,100 माइनस करते हैं, 56,500 माइनस 1,100, 1,100 माइनस कर दिया, बाकी 55,400। नहीं, अभी ये 55,400 में थे, पहले 56,500 में 1,100 माइनस करते हैं, तो 56,500 माइनस 1,100, बाकी आएगा 55,400। फिर 55,400 में 1,000 और भी माइनस करेंगे, तो 55,400 माइनस 1,000, बाकी आया 54,400। ये जो 54,400 है ये नेट परचेज है, 54,400। बस हो गया। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। आपको लगेगा सर ये कैश अकाउंट काम का नहीं है, नहीं, कैश अकाउंट बिल्कुल काम का नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। कैश अकाउंट में आप यहाँ पे बैलेंस निकाल सकते हो, बैलेंस सीएफ, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। कैश का बैलेंस सीएफ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा था मैं, कैश एंड में इसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं नॉलेज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी इस सब में कोई काम नहीं। बस यहाँ से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करूंगा, देखते जाना सब लोग। पहले डेबिट का टोटल, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल। अब डेबिट में तीन ही अमाउंट है, 20,000, 54,400 और 17,820, तो इनका टोटल आता है 9,220 डेबिट का, 92,220, और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 89,100। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो 92,220 माइनस 89,100, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 3,120। अब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया ऑन डेट ऑफ फायर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट अप टू 14 मार्च ही है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 14 मार्च का ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुई उस दिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 3,120। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे, सुनना ध्यान से, दो तीन नई बातें। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने के दो मेथड होते हैं। स्टेटमेंट showing the calculation of amount of claim, statement showing calculation of amount of claim। जब हम लोग statement showing amount of claim बनाते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं, एक एवरेज क्लॉज लगाना है, दूसरा एवरेज क्लॉज नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज लगाना है कि नहीं,
वो मैं आपको बताया था। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, पार्ट ऑफ द गुड्स आर सेव्ड। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2000 के गुड्स सेव हो गए। मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में दिखा दूं, यहाँ पे मैंने लिखा था 2000 के गुड्स सेव हो गए, मतलब 3120 का जो हमारा स्टॉक था, क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 3120 अभी हमने फाइंड आउट किया ट्रेडिंग अकाउंट में थे। उस 3120 में थे 2000 के गुड्स जल गए, सॉरी 3120 में थे 2000 के गुड्स बच गए, मतलब बाकी 1120 के गुड्स जल गए। चलो, पार्टली सेव्ड है, पार्टली डिस्ट्रॉयड है, सही है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन, अंडर इंश्योरेंस होना चाहिए। अब हमारा एक्चुअली में ओवर इंश्योरेंस है, क्योंकि हमारा क्लोथिंग स्टॉक है 3120 और हमने इंश्योरेंस कराया है 10,000 रुपए, तो ओवर इंश्योरेंस हो गया। तो जब ओवर इंश्योरेंस होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमने फाइंड आउट किया 3120 और इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है 10,000 रुपए, वो ज्यादा है। तो अगर ओवर इंश्योरेंस हो तो हमारा एवरेज लॉस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में जाता हूं, लिखना शुरू करता हूं। हियर एवरेज क्लॉज will not be applied because there is over insurance. Here average clause will not be applied because there is over insurance. ये particulars पहला कॉलम particulars का और पीछे वाला कॉलम अमाउंट का। तो जब हम एवरेज क्लॉज नहीं लगाते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है? जब हम एवरेज क्लॉज नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे तीन अमाउंट होती है। एक क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में से आया था 3120, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से फाइंड आउट किया 3120, क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसमें होता है लेस गुड्स सेव्ड या सेल्वेज्ड, जितने गुड्स बच गए। तो कितने गुड्स बच गए? 2000 रुपए के गुड्स बच गए, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 रुपए, तो ये 2000 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद आता है ऐड फायर एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, फायर एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ था, तो 0 अब 3120 में थे 2000 माइनस 3120 में 2000 माइनस, तो बाकी बचेगा 1120 और 0 प्लस, तो बाकी बचेगा 1120। ये जो 1120 आया, ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, यही हमारा आंसर है, अमाउंट ऑफ क्लेम, बस यही हमारा आंसर 1120। ठीक है, डन। तो फाइनल आंसर हमारा 1120 अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, सब लोग लिखेंगे आराम से। लिखते जाना सब लोग। ये क्वेश्चन है 18, यहां तक क्वेश्चन है। ये 1120 हमारा आंसर भी राइट है। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इसकी मार्क्स होती है बहुत, लिखो अच्छे से। लिखते रहो बेटा सब लोग।